हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः निमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी किसी भी टेक्निकल एग्जाम जैसे कि DRDO का हाल ही में एग्जाम होने वाला है, इसके साथ ही आपका सेल का भी नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो इसकी जो है आपकी 26 नवंबर से फॉर्म फिलअप की भी होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और स्पेशली बात करें DRDO के लिए, तो उसी के लिए हमने ये सीरीज चला रखी है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। तो इस सीरीज़ में शामिल सभी प्रश्न जो है आपके निमी की बुक से तैयार किए गए हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को अगर आप पूरी सीरीज़ को देख करके जाते हैं तो वहाँ से 65 to 70% क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करके उन प्लेलिस्ट में शामिल सभी वीडियोज़ को, अभी तक हमने 55 प्लस मतलब की वीडियो को अपलोड कर दिया वहाँ पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के साथ में और कई सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं। तो अगर उन सारी वीडियोज़ को देख करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उन सारी वीडियोज़ को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और कल संडे है तो मैं कुछ और भी अच्छा मतलब कि आप लोगों के सामने कुछ सरप्राइज़ या कुछ अच्छा मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कंटेंट के साथ में आप लोगों के सामने जो है रखने वाला हूँ एक वीडियो। तो वह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और उसमें एक हम मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत कम समय में जो है एक रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल संडे है तो बहुत सारे लोग फ्री होंगे और हमारा भी मतलब कि कल ऑफ है, तो इस वजह से हमारे पास टाइम एनफ होगा और मैं अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख पाऊँगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शाफ्ट को निश्चित स्थान पर सपोर्ट प्रदान करने तथा पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि शाफ्ट को निश्चित स्थान पर सपोर्ट प्रदान करने तथा पकड़ने के लिए हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और शाफ्ट क्या होती है तो आपको पता होगा कि कोई भी रॉड होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। ठीक है, और बियरिंग जो आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बियरिंग कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा कि दो प्रकार की होती है, फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन। ठीक है, और बियरिंग से कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हाई स्पीड पर वर्कपीस को घुमाना हो या हाई स्पीड वाले जहाँ पे हाई स्पीड पर कार्य करना हो वहाँ पे कौन सी बियरिंग का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि हाई स्पीड या लाइट वर्क के लिए हम बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हेवी लोड के लिए हम टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही बॉल बियरिंग में जो आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बॉल बियरिंग में किस प्रकार का कंटेक्ट होता है। तो याद रखिए कि बॉल बियरिंग में जो है आपके जो है पॉइंट कंटेक्ट होता है, और इसके साथ ही नीडल बियरिंग में आपका लीनियर कंटेक्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्क्रू बिना हेड वाला होता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रू जो है हेडलेस स्क्रू है, यानी कि बिना उसमें हेड नहीं होता है? तो याद रखिएगा जो सेट स्क्रू होते हैं इसमें हेड नहीं होता है। ठीक है, स्क्रू का प्रयोग करते हैं हम दो कंपोनेंट्स को, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, वर्नियर कैलिपर में रीडिंग को सेट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर में रीडिंग को सेट करने के लिए हम थंब स्क्रू का प्रयोग करते हैं। थंब स्क्रू का प्रयोग हम लाइट वर्क, ठीक है, में करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हल्के कार्यों के लिए हम जहाँ पे हो रहा हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, थंब स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, शिपिंग तथा मिलिंग मशीन पर कौन सी वाइस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि शिपिंग तथा शिपिंग नहीं है यहाँ पे, शिपिंग है। ठीक है, शिपिंग तथा मिलिंग मशीन पर जो है हम मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वाइस क्या होती है, तो यह जो है वर्कशॉप में जाब को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जाब को पकड़कर इसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि फाइलिंग हो गया, चिजलिंग हो गया, हेक्साइंग हो गया। ठीक है, तो इस वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए जाब को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। वाइस जो होती हैं आपकी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि नॉर्मली हम वर्कशॉप में बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं, वैसे ही याद रखिएगा कि शिपिंग तथा मिलिंग मशीन पर जो है हम मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। और जो बेंच वाइस होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं वाइस से संबंधित, तो कुछ टर्म हैं या कुछ क्वेश्चन हैं बेंच वाइस के कुछ पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसका हैंडल और स्पेंडल ये माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, जबकि इसकी स्प्रिंग जो होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनाई जाती है।
और बेंच वाइज का जो टूल होता है, जबड़ा होता है, ये टूल स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और वाइस का प्रयोग करते हैं, आपको पहले हम बता चुके हैं कि जॉब पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वाइस का प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाइस को कहाँ फिक्स करना चाहिए, ठीक है, कितना जगह, कितनी ऊंचाई पे फिट करते हैं। तो याद रखिए कि वाइस को जो है वर्कर के केवनी के हाइट के बराबर फिक्स करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जब ये पूछा जाता है कि वाइस का साइज़ कैसे लिया जाता है, बेंच वाइस का साइज़ कैसे लेते हो, तो याद रखिए कि इसके जबड़े की चौड़ाई से बेंच वाइस का हम साइज़ लेते हैं, या वाइस का साइज़ लिया जाता है। तो इतने सारे टर्म अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में उम्मीद है कि आप वाइस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली मापने की त्रुटि को क्या कहते हैं। तो अगर कोई माप लेने वाला कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट के कारण अगर कोई त्रुटि होती है, कोई एरर होती है, तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ठीक है। एरर में आपके दो प्रकार की होती हैं, एक नॉन, एक अननोन, यानी कि एक ज्ञात और एक अज्ञात। तो नॉन एरर वो उसे कहते हैं जिसके बारे में पता हो कि हाँ इस हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, त्रुटि है। और अननोन उस एरर को कहते हैं जिसके बारे में हमें पता ना हो, वो अचानक से होती है, ठीक है, या वो बिना हमारी जानकारी की होती है, उसके बारे में हमें पता नहीं रहता है पहले से, ठीक है। तो जैसे कि एरर की बात करें तो मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर, ठीक है। तो इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं रीडिंग सही निकालने के लिए। तो याद रखिए कि पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं कि रीडिंग को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और नेगेटिव एरर में क्या करते हैं, रीडिंग जितनी आ रही थी उस रीडिंग को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट वो होता है, मतलब टर्म है जो आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो क्या कहते हैं, माप लेने की बात करें तो माप लेने के लिए किसी भी वर्क पीस का जो स्टैंडर्ड तापमान होता है वो 20 डिग्री होता है। तो किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी जॉब की माप जो है हम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ले सकते हैं, क्योंकि तापमान के अंतर से भी आपकी जो है माप में अंतर आ सकता है। क्योंकि मेटल ऐसा एक धातु है जिसके अंदर थर्मल एक्सपेंसर का गुण होता है। तो थर्मल एक्सपेंसर का गुण होता है कि जैसा कि मतलब आपने ये क्वेश्चन तो अपने कॉमन बहुत बार सुना होगा कि रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें भी वो भी आपकी लोहे की बनाई जाती हैं, मेटल की बनाई जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि जब गर्मियों के सीजन में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंसन की प्रॉपर्टी होने के कारण लोहे का में के सेक्शन में क्या होता है, वृद्धि होती है, उसकी आयता उसमें क्या होता है, लोहा बढ़ता है, और जाड़ों में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें गैप दिया जाता है कि अगर गर्मियों के सीजन में वो बढ़ता है तो उस गैप को भर दे, और ठंडियों के सीजन में वो सिकुड़ता है तो थोड़ा सा अलग भी हो जाए, तो उतना अलग गैप रहता है कि ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अगर ठंडी अब जाड़ा या गर्मी दोनों सीजन में एक ही समान मतलब उसको करके वेल्डिंग कर देते हैं या रख दे एक सेट कर देंगे, तो गर्मी के सीजन में क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्या होगा, वो उसके सेक्शन में वृद्धि होगी और आपकी रेल पटरी टेढ़ी हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से सेम चीज़ होता है आपका किस चीज़ में, मेजरिंग लेते समय हमें क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तापमान मेंटेन करके रखना चाहिए जो कि है 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री तापमान पे हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का माप लेना चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और आपको बता दिया कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दो प्रकार की त्रुटि होती है, एक नॉन और एक अननोन, यानी कि एक ज्ञात और एक अज्ञात। तो ज्ञात एरर वो होती हैं जैसे कि जीरो एरर। तो जीरो एरर आपके दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये बता ही दिए हैं। और इसमें पॉजिटिव में क्या करते हैं कि जो आपकी माप आई रहती है, ठीक है, तो उस माप में क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, पॉजिटिव एरर को जितनी है, ठीक है। और नेगेटिव एरर क्या करते हैं, हम उसको जोड़ देते हैं, जो एक्चुअल माप आई रहती है उसमें उसका जोड़ देते हैं, तो आपकी एक्चुअल माप प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और अननोन एरर उसको कहते हैं जैसे कि तापमान अगर कभी तापमान में अंतर हो गया, या कंटैक्ट एरर होता है। तो कंटैक्ट एरर में क्या होता है कि अगर आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सरफेस पे धूल वगैरह के कण जम जाए तो उसको हम कहते हैं अननोन एरर, ठीक है, या उसी को हम कहते हैं अनकंटैक्ट, ठीक है, सॉरी अननोन, या क्या कहते हैं कंटैक्ट एरर, ठीक है। और ये आप अच्छे प्रकार से रीडिंग पढ़ नहीं पाए तो अभी आपके अननोन का एरर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के कारण हैं, जैसे कि अगर आपकी थकान होती है, आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए रीडिंग को, तो इसमें जब विभिन्न प्रकार की एरर होती हैं अननोन में, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोर की सिलेंड्रिसिटी तथा राउंडनेस को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बोर यानी कि होल है, होल की सिलेंड्रिसिटी तथा राउंडनेस को चेक करने के लिए हम 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.005 मिलीमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, साइन बार किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साइन बार जो है आपके स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। साइन बार जो है आपका साइन थीटा के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन बार का प्रयोग जो है हम वर्कपीस के एंगल की माप लेने के लिए, माप को चेक करने के लिए, मापने के लिए हम करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और साइन बार का जो साइज़ होता है साइन बार के 2 रोलरों के सेंटर के बीच के दूरी से लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन साइन बार से पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, क्लास डी की आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए हम हेलन या सीटीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लास डी फायर की पहले ये जान लेते हैं कि क्लास डी में कौन सी फायर आती है। तो क्लास आग को जो है मुख्यतः आपके 4 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू उसके मेटल, किस प्रकार के मेटल से आग लगी है उसके हिसाब से जो है इनको आगों को 4 भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में जो वो फायर होती हैं जो लकड़ी, कपड़े, इन पेपर, इन सब की वजह से लगती हैं, ठीक है। क्लास बी में उनको रखा गया है जो ऑयल के वगैरह से या लिक्विड की वजह से लगती है। क्लास सी में उसको रखा गया है जो गैस की लीकेज से लगती है। और क्लास डी में फायर में उसको रखा गया है जबकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या मेटल की वजह से लगने वाली आग को क्लास डी में रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्लास डी की फायर को, तो अब जो आग शॉर्ट सर्किट या मेटल की वजह से लगे उसी को क्लास डी में रखते हैं। और इसको इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हेलन या सीटीसी एक्सटिंग्विशर, जिसका मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिए कि सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए करते हैं। और क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन फायर एक्सटिंग्विशर से अक्सर पूछा जाता है कि किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास डी की फायर में नहीं करते हैं। तो याद रखिए कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर या किसी भी पानी का प्रयोग भी हम जो है इसमें नहीं करते हैं क्लास डी की फायर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। हमें लग रहा है कि क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ में वीडियो को देखिएगा। ये आपको आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम भले 20-25 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी हमको क्वेश्चन याद आ जाते हैं उन सारे क्वेश्चन का भी डिस्कशन मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ, ठीक है। ताकि उस क्वेश्चन से संबंधित हो सकता है कि जो क्वेश्चन रिटन फॉर्म में है वो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको देखने को ना मिले, लेकिन जो वर्बली क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखिए तभी आपके सारे क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सत्य बात है कि किसी भी चीज़ को एक बार में उसका परफेक्ट शेप नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो हो सकता है मैं कभी कभी गलती कर देता हूँ क्वेश्चन के आंसर में भी, तो ये ह्यूमन नेचर है, इसमें के लिए आप लोग को घबराना नहीं है। या आपको भी ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी वीडियो याद हो जाएगी, ये गलत बात है, ठीक है। अगर तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि बस हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बस 2-3 महीने अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार वीडियो को देखेंगे, तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग कंटेंट और हमारी क्वालिटी मतलब कि दोनों एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप ही लोगों के साथ हमारा ग्रो होगा, तो चैनल को ग्रो करें और इसमें हमारा मदद करें। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के साथ में शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियोस को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो आपका चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो को लाइक करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करते हैं, और कमेंट वैसे करिए जो आपके अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन है, ठीक है। हमें अच्छा लगता है जब कुछ लोग कहते हैं कि सर मैराथन वीडियो लगाइए, या कुछ लोग कहते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाइए। कुछ लोग का कमेंट है कि सर MCQ करवाइए। तो हमें अच्छा लगता है, मुझे कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, ठीक है, कि हाँ आपकी डिमांड क्या है, आप किस प्रकार से मतलब पढ़ना चाहते हैं। तो ये हमें अच्छा लगता है अगर आप जो है कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा समय निकाल के कीमती हमें अपने सजेशन भेज सकते हैं, और इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको मैं पूरा कर पाऊँ, ठीक है। और हाँ, आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के जितनी भी ये हमारी अभी तक की वीडियो हैं उन सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बहुत लेट हो गया लग रहा है। शीट मेटल के कोर को जोड़ने के लिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर करते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर है, शीट मेटल के कोर को जोड़ने को क्या कहते हैं। तो शीट मेटल का जो एज होता है उसको जोड़ने को हम हेम कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाइयों के शीट उपयोग से शीट मेटल में चित्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टाइपिंग गलत हो गई है। शीट मेटल में
होल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाई, ये बाही नहीं है, ये डाई है, ठीक है। डाई याद रखिएगा, जो जिसका प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए करते हैं, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन ये याद आ गया, ये डाई है, ठीक है। डाइयों के उपयोग से शीट मेटल में चित्र नहीं है, ये छिद्र होगा या होल बनाने की, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपका कि डाइयों के उपयोग से शीट मेटल में होल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि डाई के उपयोग से शीट मेटल में अगर हम होल बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं पंचिंग, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? पंचिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, किस धातु को शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो एल्युमिनियम की धातु जो है इसे शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। एल्युमिनियम से रिलेटेड कुछ टर्म आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका गलनांक पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है वो 648 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसके साथ ही इसके अयस्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वह बॉक्साइट होता है, ठीक है। यानी कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसरो के साथ एग्जाम में पूछा गया था कि एरोप्लेन की जो बॉडी है वो किस धातु से बनाई जाती है? तो याद रखिए कि जो एरोप्लेन की बॉडी है वो भी एल्युमिनियम की धातु से बनाई जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, तो इस वजह से उसमें वजन को हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा वजन नहीं होगा, और वजन ज़्यादा नहीं होगा तभी एरोप्लेन उड़ पाएगी, और वजन ज़्यादा हो गया तो थोड़े ना उड़ पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये बात पूछी गई, आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि किस धातु को शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यह क्या है? एल्युमिनियम है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है? मुलायम धातु होती है, तो इस वजह से यह, इसमें हम तांबा को मिला करके हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड लीवर शीयर का प्रयोग कितने मिलीमीटर तक की धातु को काटने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा कि हैंड लीवर शीयर के द्वारा हम 3 मिलीमीटर तक की धातु को काट सकते हैं, यानी कि 3 mm तक की धातु को काटने के लिए हम हैंड लीवर शीयर का प्रयोग करते हैं। स्निप और शीयर, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो स्निप आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्निप और बैंड स्निप। स्निप का प्रयोग हम पतली धातु को काटने के लिए करते हैं, जबकि शीयर का प्रयोग हम मोटी धातु को काटने के लिए करते हैं। बस इतना आपको याद रखिएगा, ठीक है। और स्निप आपके 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्राइबर का व्यास कितना होता है? तो स्क्राइबर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि स्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि स्क्राइबर जो आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग क्या होता है? तो मार्किंग करते समय स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? तो याद रखिए 12 से 15 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है, ठीक है। ये वेरी करता है, मतलब 10 से 20 डिग्री आप याद रखिएगा। इसके बीच में कभी कोई भी कहीं से भी कोई आंसर मिले तो आप उसको इससे संबंधित आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपनी तरफ से एक नया इसको इंट्रोड्यूस किए हैं कि स्क्राइबर का व्यास कितना होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि हमने ये अपने से नहीं क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में किताब में मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्क्राइबर का जो डायमीटर होता है वह 3 से लेकर के 5 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि 3 to 5 mm इसका डायमीटर होता है, इसका व्यास होता है स्क्राइबर का, ठीक है। और क्योंकि एक ही क्वेश्चन से, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में अलग 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 प्रकार से उसको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा भी जाता है। तो इस वजह से हमने प्रयास किया कि आपसे तो अभी तक ये पूछा गया है कि स्क्राइबर की धातु क्या होती है, स्क्राइबर का पॉइंट क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी पूछ दे कि उसका डायमीटर कितना होता है। तो याद रखिएगा स्क्राइबर का जो डायमीटर है वो 3 से 5 मिलीमीटर तक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक नया क्वेश्चन भी आपको मिल गया, और जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उसका भी आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विंग कंपास साइज़ की रेंज कितनी होती है? तो याद रखिए कि विंग कंपास साइज़ की जो रेंज होती है वह 50 to 200 मिलीमीटर होती है, ठीक है। यानी कि विंग कंपास का प्रयोग हम जो है सर्किल बनाने के लिए करते हैं, और इसकी साइज़ की रेंज होती है वो 50 से लेकर के 200 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल शीयर में कितने ब्लेड होते हैं? तो ये नाम से ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल मतलब 2, तो इसमें 2 ही ब्लेड होते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, मतलब घुमाऊ है। इस वजह से आपसे इसका मतलब हो सकता है आप क्वेश्चन गलत करते हैं, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को रखा है। अब बाकी उसको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो याद रखिए कि डबल शीयर में कितने ब्लेड होते हैं? तो ये उसमें 3 ब्लेड होते हैं, क्योंकि आप अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता होता है तो थोड़ा सा वो वहाँ पे आप अपना माइंड लगाने लगते हैं। तो याद रखिए ऐसा कुछ ना करें आप एग्जाम में। डबल शीयर में याद रखिए कि 3 ब्लेड होते हैं, इसके नाम पर ना जाएँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, ग्रूअर क्या है? तो ग्रूअर एक प्रकार का हैंड टूल है जिसका प्रयोग सीम को लॉक करने के लिए करते हैं, और यह आपका शीट मेटल और जो है शॉप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि ग्रूअर क्या है। तो ये एक प्रकार का हैंड टूल है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो आपका प्रयोग होता है इसको ग्रू को लॉक करने के लिए, ठीक है, सिम को लॉक करने के लिए, और एक शीट मेटल में आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, स्टेनलेस स्टील में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में फ्लक्स के रूप में हम फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या होते हैं? तो फ्लक्स का प्रयोग जो है हम धातु से ऑक्साइड को हटाने के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लक्स का प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि धातु की सरफेस से ऑक्साइड को हटाने के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम सरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लक्स का प्रयोग करते हैं।
और स्टेनलेस स्टील में फ्लक्स के रूप में हम फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, पहले से तैयार रिवेट हेड को सहारा देने और रिवेट हेड के आकार को बिगड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि पहले से तैयार हेड, या कोई कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि फैक्ट्री हेड, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पहले से तैयार हेड यानी पहले जो आपके फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया पहले से मिलता है हमें, ठीक है, रिवेट, तो उस रिवेट के हेड को सहारा देने या रिवेट के हेड को बिगड़ने से, ख़राब होने से बचाने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डॉली और एक क्वेश्चन और, रिवेट सीट मेटल में सीट को अलाइनमेंट करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, स्टेपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि स्टेपिंग के लिए सर्किल बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, और इनके पॉइंट को केस हार्डनिंग की जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि जो मेटल या जो टूल जो है आपके माइल्ड स्टील से बनाया जाता है उसको केस हार्डनिंग की जाती है, जबकि जो टूल हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है उसकी हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। और डिवाइडर आपके अलग अलग प्रकार के मिलते हैं अलग अलग जॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग जॉइंट और फार्म जॉइंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन भी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पुनः मैं 20 क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने रख पाया हूँ, क्योंकि काम था इस वजह से मैं पूरे क्वेश्चन नहीं रख पाया, उसके लिए सॉरी। और इसकी जितनी भी आपकी ये जो कमी हो रही है, आपको संडे को मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आप उस सारे क्वेश्चंस का मैं एक जगह जो है कलेक्शन करके अच्छे प्रकार से एक संडे को मतलब आपकी क्लास ले सकूं, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके नए कुछ क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिलेंगे। तो आज के हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सर्क्लिप को और क्या कहते हैं? तो सर्क्लिप को हम रिटेनिंग रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये असेंबली शॉप में प्रयोग किए जाते हैं वर्कपीस की फास्टनिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, सर्क्लिप का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो ये असेंबली में करते हैं। किसके लिए प्रयोग किया था? तो वर्कपीस को फास्टिंग के लिए, ठीक है, कंपोनेंट्स की फास्टिंग के लिए। और इसको और क्या कहते हैं? तो इसका अन्य नाम क्या है? तो सर्क्लिप को हम रिटेनिंग रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और इसके साथ ही अगर आपने कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए थे, भूल गए थे, तो उस क्वेश्चन का आपका रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।